कृषि जागरण के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा आपको बताया गया, मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में वेटनरी कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और मेरा जो आज का टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है काउपैथी द्वारा कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इस विषय पर मैं करीब पिछले 20-22 वर्ष से काम कर रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी इम्यूनिटी कम होती है और आजकल कैसे हमारी इम्यूनिटी वास्तव में कम है और क्यों उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा पुरानी चीज़ों में लेके चलूं तो हमारे दादाजी बहुत ताकतवर थे। आप देखते होंगे उनसे कम ताकतवर पिताजी हुए, उनसे कम ताकतवर हम लोग हैं और हमारे बच्चे हमसे कम और उनके बच्चे और भी कम। माने निरंतर हमारी जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता जिसको हम लोग कहते हैं, वो घटती जा रही है। और इसका एक कारण मैंने देखा जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की 80-90 के दशक में, तो उस समय जब गांव में आता था और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के बीच बैठता था तो वो लोग एक ही बात कहते थे हमेशा कि खाने पीने की चीज़ों में वो वाली बात नहीं रह गई। तो वैज्ञानिक दिमाग से मैं उस बात को सोचा करता था कि गांव वाले ऐसी बात क्यों कहते हैं। धीरे धीरे जब अध्ययन किया तो पता चला कि भाई हमारी जो कृषि प्रणाली है उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, क्या उसकी वजह से है ऐसा। और मुख्य परिवर्तन जो थे उनमें एक तो केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत बढ़ा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान खेती से पैदावार तो हमने बहुत बढ़ाई, लेकिन उसकी कीमत हमको इस रूप में चुकानी पड़ी कि केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का अत्यधिक प्रयोग हुआ। जब मैंने इन पर शोध शुरू किया तो लगा कि जो कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड की छोटी से छोटी मात्रा भी खाने पीने की चीज़ों में जाती है, उसके भी दुष्प्रभाव मानव और पशुओं के शरीर पर पड़ते हैं। शुरुआती तौर पर 90 के दशक में जब ये शोध प्रारंभ किए थे तो कोई मानने को तैयार नहीं होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों की समझ में भी आई और वैज्ञानिक समुदाय की भी समझ में आई और फलस्वरूप ICAR ने मुझे नेशनल फेलो बनाया इसी बात को लेकर के, इसी प्रोजेक्ट को लेकर के। और WHO में मुझे एडवाइज़र सलाहकार की पदवी भी मिली कि भाई रासायनिक जो कीटनाशक हैं, कीट नियंत्रक हैं, इनके क्या नुकसान हैं, इसके बारे में लिपिबद्ध करिए। तो इनके लिए डॉक्यूमेंट भी बना के दिए, खैर वो अलग बात है। तो हम देखते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ में जनरल रूप में कई बार कहता हूँ कि आज की तारीख में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है खाने पीने की कि जो कीटनाशकों के या फर्टिलाइज़र के अवशेषों से दूषित ना हो। और स्थिति ये है कि हमारे साथी वैज्ञानिकों ने, कईयों ने इस पर अनुसंधान शोध किए कि इवन माँ का दूध, हमारे खून, फैट, यहाँ तक हर टिश्यू में पेस्टिसाइड की कुछ न कुछ मात्रा मिलती है। और ये पेस्टिसाइड खेती के माध्यम से, दाने, दाल, तेल के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं। फिर वैसा चारा जब पशु खाते हैं तो उन पशुओं के मीट, अंडा, दूध, इसके नाते हमारे शरीर में आते हैं। माने घूम फिर के जो भी कीटनाशक, पेस्टिसाइड हम लोग प्रयोग करते हैं, उन सभी का अंतिम सोर्स मनुष्य ही आता है। और कालांतर में जब ये शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं तो इनसे कई प्रकार के शरीर में दुष्प्रभाव होते हैं। बहुत प्रकार के दुष्प्रभाव हैं, आगे कभी समय मिलेगा तो मैं उनमें भी आपसे साझा करूंगा अपने अनुसंधान को। फिलहाल हम इम्यूनिटी की बात लेके चलते हैं। मैंने ये शोध में पाया कि कीट नियंत्रक, कीटनाशकों के जो अवशेष खाने पीने की चीज़ों में जाते हैं और जिनको कृषि वैज्ञानिक या जो रासायनिक वैज्ञानिक जो कीटनाशकों को बनाते हैं, वो ये कहते हैं कि फलानी मात्रा कीटनाशकों की नुकसानदायक नहीं है शरीर में, नॉयल डोज कहते हैं, नो ऑब्जर्वेबल एडवर्स इफेक्ट लेवल डोज। मैंने ऐसी कम से कमतर मात्रा को लेके पशुओं में प्रयोग किए
चूहों में प्रयोग किए, विशेष रूप से चूहों में और मुर्गियों में। और ये पाया कि जिस मात्रा को कीटनाशकों की को रासायनिक वैज्ञानिक या शास्त्र ये कहते हैं, आधुनिक शास्त्र, कि ये मात्रा हानिकारक नहीं है, वो मात्रा भी शरीर में पहुंचने के बाद काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और विशेष रूप से जो नुकसान पहुंचता है वो पहुंचता है इम्यून सिस्टम पर, हमारी इम्यूनिटी पर। और हमें देखते हैं कि पिछले करीब मेरे ख्याल से 35 वर्ष के शोध से मैंने पाया कि जो जितने भी कीट नियंत्रक कीटनाशक हम लोग प्रयोग करते हैं, उनकी जो मात्रा शरीर में जाती है उससे इम्यूनिटी जो कमज़ोर होती है उसको मापने के कई प्रकार हमने अपनाए। और मुख्य रूप से ये होती है कि प्राकृतिक है इम्यूनिटी, उसमें क्या कमी आती है, और जो एक्वायर्ड है उसमें क्या कमी आती है। फिर एक्वायर्ड में भी दो प्रकार की वैज्ञानिक मान के चलते हैं, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी द्रवीय और एक सेलुलर इम्यूनिटी कोशिकीय। तो मैंने ये पाया कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसमें जो मैक्रोफेज की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। हम लोगों ने देखा होगा कि बच्चों में कई बार इन्फेक्शन होते हैं, हम लोगों में इन्फेक्शन होते हैं, कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, टाइफाइड का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। तो उसमें जब हम इलाज लेते हैं एंटीबायोटिक दवाओं से, डॉक्टर हमारा उपचार करते हैं, उसके बाद जब दवा विड्रॉ हो जाती है, कोर्स खत्म हो जाता है 7 दिन या 10 दिन के बाद, तो कुछ दिन के बाद हम देखते हैं हमें फिर दोबारा से बुखार आना शुरू हो गया। इसके मायने ये हैं कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो वीक है, और विशेष रूप से उसमें मैक्रोफेज कोशिकाएं वो कमजोर हैं। कारण कि पेस्टिसाइड से दूषित खाना हम लोग खा रहे हैं। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे पता चले? होता क्या है कि जब एंटीबायोटिक दवाएं हम लोग लेते हैं तो उससे बैक्टीरिया की बढ़वार रुकती है, और बैक्टीरिया जो बच जाते हैं उनको शरीर की कोशिकाएं जो मैक्रोफेज है खा के खत्म करती हैं। लेकिन जब ये कोशिकाएं कमजोर होंगी तो ये बैक्टीरिया को खा के खत्म नहीं कर पाती, और हमारा शरीर उसके लिए ससेप्टेबल रहता है, और दोबारा से फिर रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं। इसमें क्या है कि नए नए कैंसर बनना, नए नए इन्फेक्शन आना, नई नई बीमारियां होना, और उचित उपचार ट्रीटमेंट के बावजूद भी उन बीमारियों का बने रहना या दोबारा होना, ऐसे आमतौर पर देखा जाता है। ये समस्या मनुष्यों में भी है, ये समस्या पशुओं में भी है, और इसके अनेक कारण हैं वैसे तो, लेकिन एक मुख्य कारण जो मैं मानता हूँ वो कीटनाशकों का या रसायनों का प्रयोग। एज सच रसायन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये तो एग्रोकेमिकल्स की बात की जो हम एग्रीकल्चर में प्रयोग करते हैं, और दूसरे केमिकल जैसे हम लोग खाने पीने की चीज़ों में और प्रयोग करते हैं, कलरिंग एजेंट्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ढेर सारे केमिकल। जैसे हम लोग सुगंध के लिए कई चीज यूज कर लेते हैं, कई लोग केमिकल युक्त क्रीम लगाते हैं, इस प्रकार कोई चीज़ खाते हैं जैसे केक है, पेस्ट्री है, इन सभी में कोई ना कोई केमिकल पड़ता है। तो इस प्रकार हमने केमिकल युक्त वातावरण बना लिया, तो उससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती गई। मैक्रोफेज का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इसी प्रकार ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है, इसी प्रकार सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इन जनरल जब शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है तब हमारी स्थिति क्या है आधुनिक वातावरण में। एक तो हम बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, हमें नए नए इन्फेक्शंस लगने की संभावना बढ़ जाती है, हमें कैंसर बनने की संभावना बढ़ जाती है, हमारे अंदर ऐसे पैथोजन, ऐसे बीमारी के कीटाणु जो शांत पड़े रहते थे वो भी सर उठाने लगते हैं, उनसे भी बीमारी हो जाती है। और दूसरे क्या लगता है कि जो टीकाकरण कराते हैं, वैक्सीनेशन का भी प्रभाव नहीं आता। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई हमने तो वैक्सीन करा ली, टीका लगवा लिया, तो अब हमें बीमारी नहीं होगी, लेकिन बीमारी हो जाती है। कारण कि शरीर में इतनी इम्यूनिटी थी नहीं, शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि जो वैक्सीन लगाई गई वो वैक्सीन के फलस्वरूप जो इम्यूनिटी बननी चाहिए थी, वो शरीर में इतना दम नहीं था, वो इम्यूनिटी नहीं बन पाई। दोष चाहे वैक्सीन को दें, चाहे डॉक्टर को दें, चाहे किसी को दें, लेकिन प्रकृति प्रदत्त जो इम्यूनिटी थी वो हमारी वीक थी। आजकल जैसे काफ़ी जोर चल रहा है कोरोना वायरस, कोविड-19 डिजीज का, कोरोना वायरस भी उनमें से ही एक है कि ऐसे ही तमाम इन्फेक्शन, तमाम बीमारियों के एजेंट्स हमारे संपर्क में आएंगे और निरंतर आएंगे और हमें वो बीमार करते रहेंगे। मेरा ये मानना है इसमें कि ऐसी चीज़ों को हम रोक तो सकते नहीं, क्योंकि जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, हमने वनों के काटने का वो करा, भूमि का वो करा, जंगल कम हुए, जंगल पक्षी पशु जंगल के हमारे वातावरण में आ गए,
तमाम तरह के कीटाणु विषाणु आ गए। कुछ वर्ष पहले HIV आई, उसके बाद इबोला आया, अभी कोरोना वायरस आ गया, हो सकता है इसके बाद कोई और चीज़ आए। मेरा मानना यह है कि हम आजकल जो लगे हुए हैं कि साहब कोरोना वायरस की दवा ढूंढें, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाएं, अच्छी बात है, बननी भी चाहिए, दवा भी ढूंढी जानी चाहिए और इलाज होना चाहिए, इसकी वैक्सीन भी लगे। लेकिन एक तो वैक्सीन बनाने में समय बहुत लगता है, जैसा आपको विदित है। दूसरा, दवाएं खर्चीली भी हैं और इतनी आसानी से खोजी नहीं जा सकती। तीसरा, आज हम कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं, अभी कल को कोई दूसरा इन्फेक्शन आ गया तो क्या करेंगे, फिर उसकी वैक्सीन बनाएंगे, फिर तीसरा आ गया फिर उसकी वैक्सीन बनाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि क्यों नहीं हम जो होस्ट है, जो मनुष्य है, जो हमारा प्राणी है, हम क्यों नहीं उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा दें। और अगर हम मनुष्य की इम्यूनिटी को इतनी बढ़ा दें, अपनी इम्यूनिटी को, कि हमारी इम्यूनिटी का लेवल ऑप्टिमम रहे और उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी हमको लगे ही नहीं, या लगे तो ऐसी लगे कि हल्के से होके रह जाए, उसमें मृत्यु भी नहीं हो और ज़्यादा सीरियसनेस भी नहीं हो। तो इस विषय पर हमने शोध कार्य काफ़ी प्रारंभ किए थे काफ़ी पहले, और विशेष रूप से कीटनाशकों के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हमने काफ़ी हद पर काम किया। उसी दौरान कुछ लोग संपर्क में आए और फिर ये हुआ कि भाई पंचगव्य एक विधा है आयुर्वेद की, पंचगव्य पर भी काम किया जा सकता है। सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता है। पंचगव्य माने गाय से प्राप्त 5 चीजें, जिसमें दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोमय। गोमय मीन्स गोबर। सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता था। जब 20-22 वर्ष पहले मैंने शुरुआत की तो प्रारंभिक तौर पर मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने मुख्य रूप से गोमूत्र पर काम किया, और गोमूत्र भी देसी गाय का गोमूत्र। और जब उस पर शोध किया तो पता चला कि चूहों में ये इम्यूनिटी अच्छी खासी बढ़ाता है, प्राकृतिक इम्यूनिटी को भी और ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी। शुरुआती परीक्षण मैंने 3 एक्सपेरिमेंट लगातार इस बात को किए कि किसी को बताने से पहले या इसके शोध पत्र प्रकाशित करने से पहले मैं स्वयं को मजबूत कर लूं कि वास्तव में ये होता भी है या नहीं। और जब इस बात में पक्के हो गए, ये 1999-2000 की बात रही होगी, उसके बाद हमने शोध पत्र प्रकाशित करने शुरू किए। माने ये है कि जो गौमूत्र है इसको प्रोसेस करके गौमूत्र अर्क बनाया जाता है, और उसकी कुछ मात्रा अगर लेते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ऐसे ही नहीं, उसकी मैक्रोफेज की क्षमता बढ़ती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। मैक्रोफेज कोशिकाएं जो बैक्टीरिया को खाती हैं तो खाने की क्षमता, और फिर उसको पचा के खत्म करने की क्षमता, ये दोनों बढ़ती हैं। माने एनगल्फमेंट पावर और बैक्टीरियोसाइडल पावर, ये दोनों बढ़ती है। इसी प्रकार हमने देखा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के मापने के ढेर सारे पैरामीटर्स हैं। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा IgG, IgM, ये दोनों करीब 40 से 50% बढ़ती हैं। फिर इसी में जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स ही प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होके और एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो उनकी कार्यशीलता देखी तो करीब 58% तक वो बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को देखते हैं तो उसमें टी सेल की एक्टिविटी देखते हैं हम लोग, टी सेल की एक्टिविटी भी करीब 60% बढ़ जाती है। फिर DTH रिएक्शन देखते हैं, DTH रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। मैक्रोफेज की एक्टिविटी का मैंने बताया ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, 104% बढ़ी। तो और साइटोकाइंस में मुख्य रूप से हमने जो प्रयोग किए वो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इनकी मात्रा भी 20 से 25% तक बढ़ी। अब ये आता है कि भाई जो एलोपैथिक दवाएं हैं, क्या उनमें कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा है? मेरे समझ में अभी तक कोई ऐसी एक दवा नहीं है एलोपैथिक सिस्टम में कि जो इम्यूनिटी को बढ़ा दे। दूसरा, जो एलोपैथिक सिस्टम की मेडिसिन है, अगर वो कोई ऐसी कभी डेवलप भी होती है कि जो इम्यूनिटी को बढ़ाए, तो उसमें क्या है कि वो इम्यूनिटी को बढ़ाते 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 चली जाएगी और उसका कम करने का कोई तरीका नहीं होगा। और जैसा हम जानते हैं कि इम्यूनिटी कम होती है तो भी हमें परेशानी है कि हमें बीमारी लगेंगी, इन्फेक्शन लगेंगे, और अगर इम्यूनिटी ज़्यादा है तब भी हमें परेशानी है कि हमें एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी जैसी समस्याएं होंगी। जो मैंने बताया आपको गौमूत्र, और इसको काउपैथी नाम दिया। पंचगव्य तो हमारे संस्कृत का शब्द था और शास्त्रों में निहित है। तमाम चरक संहिता से लेकर के पुराने जितने शास्त्र हैं सभी में गौमूत्र और पंचगव्य का जिक्र है। और हमने सन 2000 में इसको नामकरण दिया काउपैथी। उन दिनों में WHO में एडवाइजर होता था
तो कई बार जब लोगों से बात होती थी तो लोग कहते थे भाई पंचगव्य समझ में नहीं आएगा और इसको कोई अंग्रेजी नामकरण दो। तो जैसे नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ऐसे ही हमने नामकरण किया इसका काओपैथी। और अभी तो काओपैथी शब्द इतना प्रचलित हो गया कि भारत सरकार, उत्तराखंड की सरकार, ये सब लोग प्रयोग करते हैं। और यहाँ तक कि भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने इस विषय को मान करके और उसको उसके ऊपर रिसर्च के लिए भी प्रावधान किए हैं। तो मैं बता रहा था कि इससे जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, जो प्राकृतिक इम्यूनिटी है, मैक्रोफेज, साइटोकाइंस, ये सब बढ़ते हैं। और सबसे खूबसूरत बात क्या है इसमें कि जो इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है वो इस लेवल तक बढ़ती है कि जो शरीर के लिए हानिकारक ना हो। क्योंकि गोमूत्र को जो हम लेते हैं या आयुर्वेद की एज सच हम बात करें तो इसमें क्या है कि ये होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच माने कई लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब गोमूत्र में ऐसा क्या तत्व है कि जिसकी वजह से और ये इम्यूनिटी बढ़ती है। खैर मैंने तो एनालिसिस भी की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एनालिसिस करते हैं कोई एक कंपोनेंट को हम पाते हैं और उससे जैसे देखते हैं कि भाई इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो गोमूत्र में एक नहीं ऐसे सैकड़ों कंपोनेंट हैं जिनके संयुक्त रूप से काम करने से इम्यूनिटी बढ़ती भी है और घटती भी है। माने एक ऑप्टिमम लेवल होता है, एक ऑप्टिमम लेवल हो करके एक स्तर पे आके वो रुक जाती है। आपकी अगर इम्यूनिटी कम है, मान लीजिए एक व्यक्ति की इम्यूनिटी 50% कम है, एक की 30% कम है, तो जो गोमूत्र लेंगे तो उनकी दोनों की ऑप्टिमम होगी। जिसकी 50% कम है उसकी 50% बढ़ेगी, जिसकी 30% थी उसकी 70% बढ़ेगी। माने एक ऑप्टिमम लेवल तक वो ले आता है। लेकिन उसके ऊपर एक्सग्रेटेड रिएक्शंस जो कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, वो रिएक्शंस नहीं होंगे इसमें। तो ये एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात है आयुर्वेद सिस्टम में कि ये होम्योस्टेसिस या जो हम लोग कहते हैं कि निरंतरता एक ऐसी चीज बनाए रखता है शरीर में कि जिससे ज़्यादा होने से कोई खतरनाक नहीं नतीजे आएंगे और जिसके कम रहने से कुछ नहीं आएंगे। एक ऑप्टिमम जितनी ज़रूरत है शरीर में उतनी इम्यूनिटी को ये बढ़ाते हैं। ये अनुसंधान शोध मैंने जैसे बताया 20-22 वर्ष पहले शुरू किए थे और अब तक करीब 25-26 एक्सपेरिमेंट्स में इस विषय में लगा चुका हूँ। और उसमें चूहों में मुख्य रूप से मैंने काम किया है, चूहों के ऊपर देखा है इम्यूनिटी बढ़ती है। और गोमूत्र अर्क और तुलसी अर्क साथ में लें तो और अच्छी बढ़ती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ में जो और दवाएं कोई लेते हैं, कोई व्यक्ति जैसे कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है वो एंटीबायोटिक दवा लेता है, तो गोमूत्र के साथ लेते हैं अगर अंग्रेजी दवाएं, तो ये गोमूत्र उन अंग्रेजी दवाओं के प्रभाव को भी बढ़ा देता है। माने एक दूसरा इसका एक्शन है बायो एनहांसर। बायो एनहांसर के मायने ये होते हैं कि जो शरीर की एक्टिविटी है उसको एक्टिवेट करना, और कोई और मेडिकल या कोई और दवा ले रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी को भी बढ़ा देना। हमारे CSIR के वैज्ञानिकों के साथ US पेटेंट भी हैं कि टीबी की दवा कम मात्रा में लेने से गोमूत्र के साथ भी और उसका निराकरण होता है, ऐसे करके पेटेंट भी है। 5-6 पेटेंट हैं। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है अपना नागपुर में, उनके माध्यम से CSIR मेरे द्वारा और कई वैज्ञानिक देश के हैं जिन्होंने इस विषय पर काफ़ी शोध किया है। और मेरा तो मुख्य रूप से गोमूत्र को लेकर के और घी को लेकर के है। गोमूत्र का एक और गुण हमने देखा है कि वो एंटी कैंसर है, मानी कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करता है। और कैंसर में जैसे इम्यूनिटी बढ़ाई, कैंसर के होने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, और जब इम्यूनिटी को हम ऑप्टिमम कर देंगे तो कैंसर की कोशिकाएं अपने आप कम होना शुरू हो जाती हैं। तो एक गोमूत्र की औषधि से हम शरीर की ढेर सारी व्याधियों को दूर कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये काओपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको हमने नाम दिया, अगर हम काओपैथी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो नित्य नई बीमारियां आती हैं वातावरण में, हम उस बीमारियों से बचे रहेंगे। और या तो वो हमें बीमारियां होंगी नहीं, और अगर होती भी हैं तो बहुत हल्के से, माने मामूली सा बुखार आके मामूली सा छींक जुकाम होकर के ही रह जाएगा, हमें कोई सीरियसनेस उससे नहीं होगी। हालांकि इस विषय पर हमारी आयुष विभाग से केंद्र सरकार के से बातचीत हुई है, कई गोष्ठियों में, वेब सेमिनार, वेब मीटिंग में भाग भी लिया है। और अभी सुनने में आया है, पता चला उस दिन, कि गुजरात सरकार ने वहाँ पर परमिशन भी दी है कि पंचगव्य से कोरोना वायरस डिजीज के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज या उनकी रोकथाम या उनका बचाव का कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये विधा भी जोर पकड़ेगी। और ये तो ऐसी चीज़ है कि किसान भाइयों के घर पे हैं,
देसी गाय का ये प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे, दूसरे किसी गोवंश या भैंस का ये उतना प्रभारी नहीं है। और दूसरे ले करके गाय से कलेक्ट करके सीधा प्रयोग नहीं करेंगे, उसको या तो उसका अर्क मिल जाए कहीं से, या अपने से करना है तो उसे उबाल करके ठंडा करके 10 से 15 ml ऐसे ले सकते हैं सुबह के टाइम पे। और बाकी जानकारी के लिए अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर जो आयुर्वेदाचार्य हों आपके आसपास, उनसे संपर्क करें, उनसे सलाह लें। मैं तो एक वैज्ञानिक हूँ, मैंने वैज्ञानिक रूप से जो शोध किए थे उसके विश्लेषण आपके सम्मुख रखे। आपको इसमें से जो भी बात समझ आई हो, नहीं आई हो, कोई बात ऐसी रह गई हो, कोई आपकी शंकाएं हों, कोई आपके प्रश्न हों, वो प्रश्न कृषि जागरण के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कृषि जागरण के अपने बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस विषय को आगे लेकर के वो बढ़ेंगे। धन्यवाद।